सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं पीएमटी की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है मेरे भाई। ठीक है, आप सभी ने देख भी लिया होगा और मोस्टली जो है हाई कट ऑफ गई है मेरे भाई। ठीक है, इसका किसी को अंदाजा नहीं था कि भाई एचएसएससी जो है पीएमटी की भी कट ऑफ निकाल देगी। सभी को यही लग रहा था कि जैसे 3 लाख बच्चों ने फार्म भरा था, आप सभी जानते हैं हरियाणा पुलिस का जो फार्म था लगभग 3 लाख प्लस बच्चों ने जो है वो फॉर्म भरा था। सभी को ये लग रहा था कि पीएमटी एंड पीएचटी सभी 3 लाख बच्चों का जो है ये पीएमटी करवाया जाएगा, पीएचटी करवाया जाएगा। उसके बाद जितने भी बच्चे जो है ये क्वालिफाई करेंगे, पीएमटी पीएचटी करेंगे, उसका 10 गुना बच्चों को जो है रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर बुलाया जाएगा। देखिए, सभी को अंदाजा ही लगा रहे थे, सभी टीचर अंदाजा ही लगा रहे थे, तो इसमें किसी का दोष नहीं है। देखो, सभी दोष है ना, तो वो आपका ही दोष है मेरे भाई। ठीक है, अभी मैं देख रहा था, कुछ कॉमेंट्स देख रहा था, मेरी पुरानी वीडियोज थी ना जो जिसमें मैंने कट ऑफ बताया था कि भाई जो है 40-50 वाले का जो है क्वालिफाई का जो है नंबर आ जाएगा, मैंने ये बताया था। और सभी ने मोस्टली टीचर्स ने यही बताया था, क्योंकि यही अंदाजा लगाया जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, सभी अंदाजा लगाते हैं हर चीज का मेरे भाई। ठीक है, और अंदाजे से जो है ये है कि भाई कई कई बार अंदाजा जो है गलत भी लग जाता है। हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई एचएसएससी के अंदर काम नहीं करते हैं जो हमें एग्जैक्ट पता हो क्या होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, तो सभी अंदाजा लगाते हैं। आप भड़ास निकालने से अच्छा ना अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखो कि आपके सीईटी में जो है नंबर कम थे, इसलिए आपका जो है सिलेक्शन नहीं आया। एक फ्री एडवाइस आपको जरूर देना चाहूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके कम मार्क्स से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, देखिए पहली बात तो ये पहली लिस्ट है मेरे भाई। ठीक है, ये जो अभी लिस्ट जारी की गई ना पीएमटी की, ये पहली लिस्ट है। अभी 3 4 5 लिस्ट और आएंगी मेरे भाई। ठीक है, एचएसएससी हमेशा ऐसा ही करता है, पहले पैनिक क्रिएट कर देता है सभी के अंदर मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद 2 3 4 5 लिस्ट आएंगी। पिछली बार भी 2024 में जब ये हरियाणा पुलिस की भर्ती आई थी, पहली लिस्ट जर्नल की कितनी पर गई थी? 52 पे गई थी, और दूसरी लिस्ट गई थी वो कितने पर गई थी? 48 वाले क्वालिफाई का जो है सभी नाम आ गया था मेरे भाई। ठीक है, अभी जो पीएमटी की इन्होंने कट ऑफ निकाली है वो कितनी गई है? जर्नल की कट ऑफ तो ठीक गई है, 52 के आसपास जो है बच्चे का पीएमटी में नाम आ गया है। लेकिन मैं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है, जो कि 51 नंबर पर गई है मेरे भाई। ठीक है, बीसीए की बात करूं तो बीसीए की कट ऑफ कितनी गई है? बीसीए की कट ऑफ 65 प्लस गई है मेरे भाई। ठीक है, और बीसीबी की बात करूं तो बीसीबी की कट ऑफ कितनी गई है? 69 गई है बीसीबी की कट ऑफ। ओएससी की बात करूं तो कितनी कट ऑफ गई है? ओएससी की कट ऑफ की बात करूं तो 64 गई है, और डीएससी की बात करूं तो डीएससी की कट ऑफ कितनी गई है? 57 कट ऑफ गई है। इस कट ऑफ को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई ये एचएसएससी ने गलती से डाल दियो और ये कट ऑफ जो है फाइनल मेरिट लिस्ट की है मेरे भाई। ठीक है, 52 की इतनी तो कम नहीं जाएगी। फिर भी इन आंकड़ों को देखकर ऐसे लग रहा है ये जो है फाइनल लिस्ट हो, लेकिन ये पीएमटी की लिस्ट है भाई। किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि पीएमटी की भी कट ऑफ जो है निकाल सकता है एचएसएससी। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं अनएक्सेप्टेड चीजों का घर है एचएसएससी, कुछ भी कर सकता है, कोई इसके बारे में जो है अंदाजा नहीं लगा सकता मेरे भाई। ठीक है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अभी और भी लिस्ट आएंगी, हो सकता है उसके अंदर जो है आपका नाम आ जाए। और फिर भी अगर आपका नाम नहीं आता ना, तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन मत निकालो। ठीक है, और जो है मायूस होने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक लिस्ट में नाम आने से ऐसा नहीं होता कि आप काबिल नहीं होते। आप अपनी तैयारी करते रहो, जैसे जितने हार्डवर्क से आप अभी तैयारी करते आ रहे हो ना, ऐसे ही तैयारी आपको कब तक करनी है? मेरा तो ये मानना है, अगर मेरी मानो 2029 तक आपको ऐसी ही तैयारी करनी है। अभी 2026 का जो है अप्रैल चल रहा है, मान के चलिएगा 5वां 6वां महीना चल रहा है। ठीक है, तो 6 महीने ये हो गए, 7 8 महीने अभी बाकी बचे हैं इस साल के, और 2027 2028 2.5 साल से 3 साल आप जो है बिल्कुल प्रॉपर दे दो एचएसएससी के अंदर। मैं मान ही नहीं सकता कि आपका 2029 में जब नई सीईटी मेंस आएगा ना, उसके बाद मेंस होएगा, उसमें आपका सिलेक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे भाई। अगर सीक्वेंस वाइज आप पढ़ोगे ना, पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे, तब जाके सिलेक्शन होता है मेरे भाई। सरकारी नौकरी क्या है? एक मैराथन है, 2 महीने 5 महीने में जो है आपका सिलेक्शन नहीं होता है। अभी तैयारी करोगे जब जाके 2029 में आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसीलिए नाराज होने की जरूरत नहीं है, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको भड़ास है तो एक बार निकाल लेना भाई। अगर कोई ना मिले तो मुझे कह देना, मैं आ जाऊंगा आपकी बात सुनने के लिए, मेरे ऊपर निकाल लेना मेरे भाई। आई बात समझ में? लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप तैयारी छोड़ दो या जो है मायूस होकर बैठ जाओ। बैठना नहीं, आपको अपनी तैयारी निरंतर करते रहना है मेरे भाई। ठीक है, बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं है, एक ही पीएमटी की लिस्ट आई है, अभी 2 4 और लिस्ट आएंगी, उम्मीद है उसके अंदर आपका नाम आ जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे आज के वीडियो सेशन पर। यहाँ पर हम कौन सी आज क्लास करने वाले हैं? क्लास नंबर जो है आज हम
52 करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। 52वीं क्लास जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं 51 क्लास जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योग्राफी की पहली क्लास हम कर चुके थे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही सीक्वेंस वाइज पढ़ना पड़ेगा। अब आपको समझ आया होगा मैं इतनी डिटेल से जो है यहाँ पे एक एक शब्द खोल कर क्यों बताता हूँ। यही मतलब है कि कहीं से आपको जो है क्वेश्चन आ जाए, आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपके मार्क्स आने चाहिए अच्छे, ताकि ऐसी सिचुएशन आगे दोबारा कभी क्रिएट ना हो सके मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए अगर सरकारी नौकरी पानी है ना, तो कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। 1 सेकंड भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे बात कर रहा है। तो आप सभी जानते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है। 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में मेरे भाई, ठीक है। ये किसकी रिकमेंडेशन पे किया गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है ये किया गया था, और इसी को जो है मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान जो है मेरे भाई कहा जाता है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब यहां से एक एक करके देख लेते हैं। इनके द्वारा कुछ प्रमुख बदलाव किए गए थे। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था ना, उसके अंदर जो है निदेशक तत्व के अंदर भी जो है कुछ अनुच्छेद जोड़े गए थे, जैसे कि कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने सारे बताए भी थे। अब कुछ और देख लेते हैं, जैसे क्या कुछ जोड़ा गया था। यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ लेगा, बताइए। तीन शब्द जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन देगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, दूसरा दे देगा 44वां 1978, ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देगा और बता देगा बताइए किस संविधान संशोधन के तहत इन 3 शब्दों को जो है जोड़ा गया था। तो आपको बताना पड़ेगा 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, सोशलिस्ट, सेकुलर और जो है अखंडता, इंटीग्रेटेड, तीनों शब्दों को जो है जोड़ा गया था मेरे भाई, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की बात करूं तो आप सभी जानते हैं मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 4 के अंतर्गत 4A के अंतर्गत है। अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और ये किस देश से हमने ग्रहण किया है, तो जो है रूस देश से जो है हमने इनको ग्रहण किया है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना, रूस देश से हमने इसको ग्रहण किया है। इसने राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की सलाह मानना बाध्यकारी बना दिया और संसद की शक्तियों का जो है विस्तार किया, शक्ति संतुलन की बात करेगा। और राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी कुछ अनुच्छेद जोड़े गए थे, जैसे कि मैंने बताया था 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है डीपीएसपी जो हमारा हमने आयरलैंड से ग्रहण किया है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। इसके अंदर कुछ अनुच्छेद जोड़े गए थे, जैसे कि अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43 से, अनुच्छेद 48 से, जैसे नए तत्व जो है इसके अंतर्गत जोड़े गए थे। एक चीज और आप याद रखना, ये यहाँ पे क्या लिखा गया है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये 10 मौलिक कर्तव्य कब थे, जब ये जोड़े गए थे मेरे भाई। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। ये चीज आप याद रखना मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और जो है 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 11वां मौलिक कर्तव्य आप सभी याद रखेंगे भाई, कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसके तहत जो है 11वां जो है ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो भाई हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनके बारे में बात की गई है। तो आप सभी जानते हैं हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो आप सभी जानते हैं भारत की आधिकारिक भाषा, किस अनुसूची में है मेरे भाई, 8वीं अनुसूची में जो है इनको रखा गया है मेरे भाई, ठीक है। जब स्टार्टिंग हुई थी ना, इनको आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था, उस समय ये कितनी भाषाएं होती थी, 14 भाषाएं होती थी मेरे भाई, ठीक है। उस समय ये 14 भाषाएं होती थी। लेकिन जैसे जैसे संविधान संशोधन किए गए और इनके अंदर जो है कुछ और भाषाएं जो है जोड़ी गई मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन सी भाषा इनके अंदर जो है कब जोड़ी गई। सबसे पहले हुआ था 21वां संविधान संशोधन मेरे भाई, ठीक है। 21वां संशोधन लिख देता हूं।
इसके तहत किस भाषा को जोड़ा गया था? इसके तहत जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, और ये कब हुआ था? 1967 में हुआ था, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके तहत किस भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जो है इसको जोड़ा गया था। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और इसके बाद कौन सा संशोधन हुआ था? इसके बाद हुआ था 71वां संशोधन। 71वां संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है, 1992 में हुआ था। इसके अंदर 3 जो है लैंग्वेज को जोड़ा गया था, 3 भाषाओं को जो है इसके अंदर शामिल किया गया था। कौन कौन सी? जैसे कि आप जो है ट्रिक याद रखेंगे, नमक, नमक से जो है 3 लैंग्वेज आपकी याद हो जाएंगी। न से क्या हो जाएगा? नेपाली। मैं से क्या हो जाएगा? मणिपुरी। और क्या रह गया? क्या हो गया ना, कैसे क्या हो जाएगा? कोंकणी मेरे भाई, ठीक है, कोंकणी हो जाएगा। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, भारत के किस राज्य की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि आधिकारिक भाषा है ये कोंकणी मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? चलिए ऑप्शन दे देता हूं आपको, ऑप्शन भी दे देता हूं। आप कहेंगे ऑप्शन दो भाई मेरे को, चलिए मैं बता देता हूं। पहला ऑप्शन हो गया आपका महाराष्ट्र, दूसरा आपका ऑप्शन हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो गया आपका गोवा, और चौथा ऑप्शन हो गया आपका कौन सा हो गया भाई? केरल हो गया, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन में से बताओ, ये जो कोंकणी ऑफिशियल लैंग्वेज है ये भारत के किस राज्य की है मेरे भाई? यहां तक सारी चीजें क्लियर है? तो ये 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है 3 ऑफिशियल लैंग्वेज को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। उसके बाद तीसरा संविधान संशोधन हो गया, संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में मेरे भाई, ठीक है। इसके अंतर्गत 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी 4 भाषाएं थी? BDMS, ठीक है। बी से क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा बोडो। डी से क्या हो जाएगी? डोंगरी। एम से क्या हो जाएगी? मैथिली। एस से क्या हो जाएगा? संथाली। यहां तक सारी सारी चीजें क्लियर हैं? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे लैंग्वेज आपको सारी याद रखनी है। ये प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जो मैंने ये जो लिखा है ना, ये सारी आप याद रख लेना। वर्तमान में जो है जब इन भाषाओं को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में, उस समय 14 भाषाएं होती थी। वर्तमान में जो है इनकी संख्या बढ़कर जो है 22 हो गई है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 3 में क्या बोला गया? देसी नरेशों के प्रीवी पर्स किस संशोधन से समाप्त कर दिए गए थे? तो देसी नरेश होते थे, आप सभी जानते हैं भाई, जो भारत आजाद हुआ था 1947 के बाद भी, उस समय कुछ रियासतें होती थी, उसमें जो है प्रीवी पर्स जो है कुछ चीजें राजाओं महाराजाओं के लिए रखी गई थी, लेकिन कौन से संशोधन के तहत के बाद जो है ये सारी चीजें जो है समाप्त कर दी गई थी? तो राइट ऑप्शन जो है 26वां संविधान संशोधन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कब हुआ था? 1971 में जो है ये संविधान संशोधन हुआ था मेरे भाई, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रीवी पर्स वह विशेष धनराशि और विशेषाधिकार थे जो आजादी के समय रियासतों के भारत में विलय के बदले वहां के राजाओं को दिए जाते थे। मतलब कि जब भारत आजाद हुआ था ना, तो बहुत सारे राजा ये कहते थे भाई हम तो नहीं ऐड होंगे, हम तो भाई अलग ही रहेंगे, अपना राजा वाला सिस्टम ही रखेंगे। लेकिन इनको का क्या कहा गया था आजादी के बाद? कि भाई इनको ये कहा गया था, जो हमारी सरकार बनी थी, कि भाई जो है आप अगर हमारे भारत देश में ऐड होगे ना, अपनी रियासतों को हमारे में ऐड कर लोगे, तो आपको धनराशि दी जाएगी और कुछ विशेषाधिकार भी दिए जाएंगे। इसके बदले में जो है आपको हमारे साथ ऐड होना पड़ेगा। लेकिन 26वां संविधान संशोधन 1971 किया गया ना, उसके तहत जो है उस समय प्रधानमंत्री कौन होती थी? आयरन लेडी होती थी, आप सभी जानते हैं, इंदिरा गांधी होती थी। इन्होंने जो है इस संशोधन के माध्यम से राजाओं को मिलने वाले इन प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को पूरी तरह से जो है समाप्त कर दिया था मेरे भाई, ठीक है। देखिए उंगली उठाने के लिए तो हर बंदे पर उठाई जा सकती है, लेकिन यकीन मानिएगा इंदिरा गांधी बहुत अच्छी लेडी थी और बहुत अच्छे इन्होंने काम भी किए थे। मैं यहां पर ना तो किसी की बुराई कर रहा हूं और ना ही किसी की गुणगान कर रहा हूं या फिर अच्छा ही बता रहा हूं। यकीन मानिएगा जो अच्छा है उसको अच्छा ही कहा जाएगा और जो बुरा है उसको बुरा ही कहा जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? मैं ऐसा नहीं कहता कि इंदिरा गांधी के सही होने से पूरी कांग्रेस सही हो जाती है। कांग्रेस के अंदर भी वर्तमान में ऐसे बहुत सारे जो बंदे हैं जो राहुल गांधी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते मेरे भाई। समझ रहे हो मेरे बात? वरना राहुल गांधी एक बहुत ही मैच्योर और पढ़े लिखे एक्सपीरियंस मैन बंदे हैं मेरे भाई। जितनी छवि उनको उनकी खराब की गई है ना, उतने गंदे वैसे वो है नहीं मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे, आप समझदार हैं, ये सारा बैठ के आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है लोकसभा की अधिकतम संख्या 545 किस संशोधन से जो है ये तय हुई थी? यहाँ पे जो है लोकसभा की सीटों के बारे में बात कर रहा है, और लोकसभा सीटों से आपको कुछ याद आना चाहिए। वर्तमान में भी जो है
इनके बढ़ाने के ऊपर चर्चा चल रही है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, वर्तमान में कितनी सीटें हैं। वर्तमान में जो है 545 है, ठीक है। दो इनमें से कम हो गई है, जो एंग्लो इंडियन होते थे ना, उनको जो है खत्म कर दिया गया था। 543 आप मान के चलो, मान लो 543 545 के आसपास मान लो। अब जो है नया 2029 होएगा ना लोकसभा चुनाव, इसमें जो है ये 545 से बढ़कर कितनी सीटें करने का प्रावधान है, तो ये 850 सीटें जो है करने का प्रावधान है। कितनी कितनी हो जाएगी, तो राज्यों के लिए तो 815 हो जाएगी मेरे भाई, राज्यों के लिए 815 हो जाएगी, और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी के लिए जो है 35 सीटें हो जाएंगी। इन दोनों को मिलाकर जो है लगभग लगभग 850 सीटें करने का जो है ये प्रस्तावित संख्या है। इतनी संख्या जो है ये हो सकती है मेरे भाई, ठीक है। और ये किसके तहत किया जाएगा, तो ये परिसीमन आयोग के तहत किया जाएगा, परिसीमन आयोग, ठीक है। जनगणना 2011 का ये बेस बनाएंगे मेरे भाई, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने ये, ठीक है। जनगणना 2011 के तहत जो है ये बदलाव किए जा सकते हैं मेरे भाई। और ये करने का मतलब, और ये करने का मतलब क्या है, 1 सेकेंड, 850 करने का मेन मकसद पता है क्या है, महिलाओं को आरक्षण देना 33% मेरे भाई, ठीक है। मेन उद्देश्य इसका याद रखना, मेन उद्देश्य क्या है, तो मेन उद्देश्य ये है महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए जो है ये सब किया जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। लागू आप सभी जानते हैं, लागू कब से होगा, तो 2029 के चुनावों से जो है ये लागू हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी थी, क्योंकि यहां पे पुरानी अधिकतम संख्या पूछी जा सकती है ना, तो यकीन मानिएगा नई भी जो है जनसंख्या यहां पर पूछी जा सकती है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और आगे देख लेते हैं। 1 सेकेंड मेरे भाई, अच्छा ठीक है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 545 किस संशोधन से ये तय होगी, तो ये होगी मेरे भाई 31वां संविधान संशोधन। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ सीटों के समायोजन की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके कारण 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 को लाया गया था। सीटों में वृद्धि, इस संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या को 525 से बढ़ाकर जो है 545 कर दिया गया था। राज्यों का प्रतिनिधित्व 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया था, और केंद्र शासित प्रदेशों का बढ़ाकर 25 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया था। ऐसे ही इन फ्यूचर में होगा, 545 से बढ़ाकर कितनी हो जाएंगी, 850 हो जाएंगी। और क्या था भाई इसके अंदर, और राज्यों की बढ़ाकर कितनी हो जाएगी, राज्यों की बढ़ाकर जो है 500 कितनी हो जाएगी, 500 नहीं कितनी थी, 835 थी ना, 815 थी, 815 थी ना, यहाँ पे कितना था, 815 था, ठीक है, ठीक है। राज्यों का बढ़ा के 815 हो जाएगा, और जो यूटी का है उनका बढ़ाकर कितना हो जाएगा, उनका बढ़ाकर 35 हो जाएगा। तो इनको मिलाकर 850 ये कर दी जाएगी। ये सारी चीजें आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है 42वें संशोधन के आपत्तिजनक प्रावधानों को हटाने हेतु कौन सा संशोधन लाया गया था। तो आप सभी जानते हैं 42वां जो संविधान संशोधन था, ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसको जो है, इसके अंदर बहुत सारे बदलाव किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन के तहत बहुत सारे बदलाव किए गए थे, बहुत सारे अनुच्छेदों को जोड़ा गया था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। एमसी का मतलब क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है। कई अनुच्छेद इसके अंदर अंतर्गत ऐसे जोड़े गए थे जो भाई जो है तानाशाही को दर्शाते थे। उन्हीं संशोधनों को समाप्त करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था, 44वां संशोधन किया गया था, जो कि कब किया गया था, जो कि जो है 1978 में किया गया था मेरे भाई, ठीक है। यही ये पूछने की कोशिश कर रहा है, 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, बाकी आप जो है यहां से बैठ के पढ़ लीजिएगा। ये देख लो, व्याख्या 1975-77 के आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में कई ऐसे बदलाव किए गए थे जिनसे सरकार की शक्तियां बहुत बढ़ गई थी और नागरिक अधिकार कम हो गए थे। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने इन आपत्तिजनक प्रावधानों को ठीक करने के लिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जो है पेश किया गया था। इसके तहत ये देखो, 44वें संविधान संशोधन के तहत मुख्य सुधार किए गए थे। सशस्त्र विद्रोह, अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है
जोड़ा गया था, ताकि भविष्य में आपातकाल का जो है दुरुपयोग न हो सके। संपत्ति का अधिकार आप सभी जानते हैं, पहले ये एक मौलिक अधिकार होता था, अब ये क्या बन गया है, अब ये 301 के अंतर्गत चला गया। पहले ये मौलिक अधिकार होता था अनुच्छेद 31 के तहत, अब इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 301 के तहत मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? तो ये हमारी 10वीं अनुसूची आप सभी जानते हैं। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है भाई, कोई बता सकता है? 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची हमारी है दल बदल विरोध के, दल बदल, ठीक है, दल बदल विरोध से ये संबंधित है 10वीं अनुसूची। यहां पे क्या बोला गया है, 52वां संविधान संशोधन। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकता है, बताइए 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध से जो संबंधित है, ये इसका संशोधन जो है कौन से संशोधन में किया गया था, यानी कि किस संशोधन के तहत ये किया गया था? तो आप बताएंगे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से ये संबंधित हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे देख लो, भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की संस्कृति बार बार पार्टी बदलने को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 लाया गया था। 10वीं अनुसूची, इस संशोधन के तहत जो है भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है वन को राज्य सूची में समवर्ती सूची में किस संशोधन ने डाला था? वन को राज्य सूची से, पहले जो ये वन होता था ना, वन जो सब्जेक्ट होता था, ये किस सूची का हिस्सा होता था? ये राज्य सूची का हिस्सा होता था मेरे भाई। राज्य सूची आप सभी जानते हैं ना, 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है मेरे भाई। पहले जो ये वन सब्जेक्ट होता है ना, ये राज्य सूची का विषय होता था, यानी कि राज्य सूची का विषय से क्या संबंधित है, मतलब वन के ऊपर जो भी कानून बनाएगा वो राज्य ही बनाएगा, कानून संघ नहीं बनाएगा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं राज्य सूची, यहां पे लिख देता हूं संघ सूची, यहां पे लिख देता हूं समवर्ती सूची। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए यहां से पूछ लेता हूं, आप मुझे ये बताइएगा किस अनुसूची के तहत जो है इन सूचियों को डाला गया है मेरे भाई। ठीक है, किस अनुसूची से संबंधित है हमारी ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। उसके बाद क्या कह रहा था मैं, हाँ, ये संघ सूची का क्या मतलब है, इसके अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, उनके ऊपर जो है कानून कौन बनाएगा? संघ बनाएगा, सेंटर बनाएगा। इस राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। और जितने भी सब्जेक्ट इस समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? उनके ऊपर कानून दोनों बनाएंगे, संघ भी बनाएगा और राज्य भी बना सकता है। तो ये वन जो है ना, वन सब्जेक्ट है, ये किसका हिस्सा है? ये अब समवर्ती सूची का हिस्सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 7 का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन को के तहत जो है वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था मेरे भाई। ठीक है, यहां पे देखो 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 7वीं अनुसूची, अच्छा यहां पे मिल ही गया आपको। ठीक है, तो ये याद रखना, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं मेरे भाई ये। ठीक है, 7वीं अनुसूची के ये अंतर्गत आते हैं मेरे भाई। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अभी ऊपर बता क्या है, हमारी जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, वो 8वीं अनुसूची से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध से संबंधित हो जाएगी। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। यहां से देखो इसके अंदर बदलाव किए गए थे। इसके तहत 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। 5 विषय कौन कौन से थे? वन पहले जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता था, अब इसको जो है किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है मेरे भाई। ठीक है, शिक्षा पहले किसके अंतर्गत आता था? राज्य के अंतर्गत आता था, अब जो है समवर्ती के अंतर्गत आता है। वन्य जीव पक्षियों का संरक्षण पहले किसके अंतर्गत आता था? राज्य के अंतर्गत आता था, अब किसके अंतर्गत आता है? अब जो है समवर्ती के अंतर्गत आता है। ठीक है, नाप और ताल, नाप और तोल, ये किसके अंतर्गत आता है? पहले राज्य के अंतर्गत आता था, अब जो है समवर्ती के अंतर्गत आता है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता हूं। ठीक है, पुलिस किस सूची के अंतर्गत आता है? समझ गए क्वेश्चन? मैं कह रहा हूं जो पुलिस सब्जेक्ट है ना, पुलिस जो विषय है, ये किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है, समवर्ती के अंतर्गत आता है, राज्य के अंतर्गत आता है, राज्य तो अच्छा राज्य नहीं लिखा गया, राज्य के अंतर्गत आता है, या फिर नन ऑफ द अबव मेरे भाई। ठीक है, बड़ा फटाफट से जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो मेरे भाई। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया? मौलिक ढांचा सिद्धांत
किस मामले में दिया गया है? तो जो जो मौलिक ढांचा सिद्धांत था ना, ये किस मामले के अंतर्गत दिया गया था? शंकरी प्रसाद मामले के अंतर्गत नहीं दिया गया, गोलकनाथ मामले के अंतर्गत नहीं दिया गया, केशवानंद भारती के अंतर्गत दिया गया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये कब हुआ था? केरल राज्य 1973 वाला ये मामला था। यहां पे लिखा होगा, सारा डिटेल से देख लो। भारतीय संवैधानिक इतिहास में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला सबसे ऐतिहासिक माना जाता है। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीश की अब तक की सबसे बड़ी बेंच ने मौलिक ढांचा का जो है सिद्धांत दिया था मेरे भाई, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर जो हम बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं, वो इसी जो है फैसले के अंतर्गत दिया गया था। सिद्धांत का अर्थ क्या था? न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, अनुच्छेद 368 के तहत, आप सभी जानते हैं। आप कल वाली वीडियो में हमने कंप्लीट देखा था, जो संविधान संशोधन होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है? 368 अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन होता है। किस देश से हमने संविधान संशोधन ग्रहण किया है? दक्षिण अफ्रीका से जो हमने इसको ग्रहण किया है। संविधान संशोधन जो है किया जा सकता है भाई, पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, और अगर कोई ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत जो है राज्य की शक्तियां भी इंक्लूड हो रही है, तो वहां पर हमें विधानमंडलों का भी जो है परामर्श लेना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम कल देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, सिद्धांत का अर्थ क्या है? न्यायालय निर्णय दिया है, न्यायालय ने निर्णय दिया है कि संसद को, मतलब जो ये केशवानंद भारती का मामला था ना 1973 का, इसमें जो 13 लोगों की बेंच थी ना, इन्होंने क्या डिसीजन दिया था? संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, बिल्कुल है, 368 के तहत, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत संरचना को जो है नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती, चाहे संसद ही क्यों ना हो मेरे भाई। आई बात समझ में? ये यहां से पढ़ लेना। शक्ति की सीमा, इसका मतलब है कि संसद लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संघीय ढांचे जैसे बुनियादी स्तंभों को जो है संशोधन के जरिए खत्म नहीं कर सकती है मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है भाई, दिल्ली व पांडिचेरी को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वां संविधान संशोधन हुआ था, 1992 में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। इसी के तहत जो है दिल्ली व पांडिचेरी को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में संशोधन के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। यहां से देख लेते हैं व्याख्या। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। मूल संविधान में इस मंडल में केवल राज्यों की विधानसभाओं और संसद के निर्वाचित सदस्य शामिल थे। पहले की ये बात कर रहा है जब यहां तक ये नहीं जोड़ा गया था। जब ये 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किसको जोड़ा गया? दिल्ली व पांडिचेरी को भी जोड़ दिया गया था। यानी कि इसके बाद ये इस संविधान संशोधन के बाद जो है दिल्ली व पांडिचेरी भी जो है राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में भाग ले सकते थे। लेकिन इससे पहले क्या था? इससे पहले जो है मूल संविधान में इस मंडल में केवल राज्यों की विधानसभाओं और संसद के निर्वाचित सदस्य ही जो है पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन जब 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किया गया, इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 54 और 55 में सुधार किया गया ताकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी, अब पुदुचेरी, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का अधिकार मिल सके मेरे भाई, ठीक है। यहां तक चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया 73वें संविधान संशोधन के साथ कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो आप सभी बता दो, सभी को पता भी होगा, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर जो है कुछ बताने की जरूरत है मेरे भाई, ठीक है। आप सभी जानते हैं 73वां किससे संबंधित है और 74वां किससे संबंधित है? तो 73वां, माफ कीजिएगा, हाँ 73वां जो संशोधन अधिनियम है ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। 1992 में हुआ था। और 73 की बात करूं तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन ये पंचायतों से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और ये 74वां किससे संबंधित हो जाएगा? नगर निगम से संबंधित हो जाएगा, नगर पालिकाओं से, ठीक है। ये सारी चीजें आई होप आपको पता होगा। और इसके अंदर बात करूं तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भाई, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन पूछा गया ना, तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची इसके अंतर्गत जोड़ी गई थी। आपसे विषय पूछता है, विषय याद रखना, एचएसएससी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ सका है। कितने विषय हैं? तो इसके अंतर्गत जो है 29 विषय है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। उसके बाद हम चलते हैं और अनुच्छेद की बात करेगा तो ये किस भाग के अंतर्गत आती है? तो भाग हम यहां से देख लेंगे क्या भाग है। ये देखो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, 29 विषय इसके अंतर्गत शामिल है। संविधान के भाग जो है इसके अंदर अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जो है ये अनुच्छेद इसके अंतर्गत जोड़े गए हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है।
और 74वां संविधान संशोधन भी आपको पता ही है। 74वां संविधान संशोधन जैसे ये हुआ था ना, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ऐसे ही 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? वो भी 1992 में हुआ था। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये? तो ये जो है नगर पालिकाओं से संबंधित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और इसके अंदर 18 विषय हैं भाई, याद रखना। ये जो है ना, जैसे हमने इसके अंदर देखा था, इसके अंतर्गत पंचायतों के अंतर्गत विषय कितने देखे थे? 29 देखे थे। नगर पालिकाओं के अंतर्गत कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। ये चीज याद रखना, ये चीज पूछता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11वां आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। 74वां संशोधन नगर पालिका कब लागू किया गया था? तो अभी अभी नगर पालिका के बारे में बात करके आए हैं, लेकिन यहाँ पे डेट पूछ रहा है कि भाई 74वां संशोधन जो नगर पालिका से रिलेटेड था, ये कब लागू हुआ था? तो ये 1 जून 1993 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहां पे जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से देख लेते हैं। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसे नगर पालिका अधिनियम के नाम से जाना जाता है, शहरी स्थानीय निकायों का संवैधानिक दर्जा और मजबूती प्रदान करने के लाया गया था। यह अधिनियम 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन पूरे देश में 1 जून 1993 से जो है ये लागू हुआ था। संवैधानिक प्रावधान की बात करूं तो अनुच्छेद ए है, अनुच्छेद ये 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इसके अंतर्गत है, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये दोनों याद रखना, पंचायत और नगर पालिका से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे फैक्ट है ना, सभी से जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछा है। इसको अच्छे तरीके से रट डालो मेरे भाई, ठीक है। अगर आपसे विषय पूछे तो पंचायत में कितने विषय थे? पंचायत में 29 थे, और नगर पालिका में कितने हैं? 18 विषय हैं। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो यहां से देख लेना, ठीक है, भाग यहां से देख लेना। और क्या पूछेगा? अनुसूची पूछे तो नगर पालिका की अनुसूची 12वीं है, और पंचायत की अनुसूची कौन सी है? 11वीं हो जाएगी। सारी चीजें आप यहां से याद कर लेना मेरे भाई। इतना डिटेल से आपको कहां मिलने वाला है मेरे भाई। और ऐसे ही तैयारी करोगे तभी जाके जो जितना पैनिक और जितना फ्रस्ट्रेशन आज आपको मिल रहा है ना मेरे भाई, ये चीज आगे से नहीं होगी। ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई प्री में, और मेन फोकस आपको प्री में ही लगाना पड़ेगा। प्री में पास होगे, प्री में अच्छे नंबर आएंगे, तभी आप मेंस के लिए जा पाओगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति कौन है भाई? राष्ट्र का प्रमुख है, बिल्कुल सही बात है। सरकार का प्रमुख तो नहीं होता, ठीक है, दोनों नहीं होते। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राष्ट्र का प्रमुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं भारतीय संसद शासन प्रणाली में कार्यपालिका के 2 प्रमुख होते हैं, राष्ट्र का प्रमुख जो है और सरकार का प्रमुख। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, और भारत का प्रथम नागरिक होता है। वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता का प्रतीक है। संवैधानिक रूप से सभी कार्य शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53, लेकिन वह इनका प्रयोग औपचारिक प्रमुख रूप से ही करता है। सरकार का प्रमुख कौन होता है? आप सभी जानते हैं भारत का प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का प्रमुख होता है। जितने भी काम सरकार करती है वो राष्ट्रपति के नाम पर करती है, जो है राष्ट्र के प्रमुख के नाम पर सारे काम होते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और 52 से 62 के बीच में जो है किसके अनुच्छेद दिए गए हैं? राष्ट्रपति के अनुच्छेद दिए गए हैं। ये चीज आप याद रखना, ठीक है, राष्ट्रपति के अनुच्छेद। उसके बाद 52 से 62 के बीच में राष्ट्रपति दिया गया है। 63 से 73 के बीच में कौन दिया गया है? उपराष्ट्रपति दिया गया है, उपराष्ट्रपति दिया गया है, ठीक है। 74 75 में कौन दिया गया है? प्रधानमंत्री दिया गया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे? 79 में क्या दिया गया है? संसद दी गई है। 79 अनुच्छेद की मैं बात कर रहा हूं। 80 में कौन सा दिया गया है? 80 में लोकसभा दिया गया है, सॉरी, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। बताइएगा भाई कौन है ये? लोकसभा ही होगी यार मेरे हिसाब से, तो बताना, ये कंफर्म करना, ठीक है क्या? लोकसभा। 81 में क्या दिया गया है? राज्यसभा दिया गया है, ठीक है, ये कंफर्म करके बताना। बट ठीक है, मेरे हिसाब से ये ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 79 में संसद दी गई है। 79 80 में क्या दिया गया है? जो है लोकसभा दी गई है। मेरे हिसाब से लोकसभा आएगी यहाँ पे 80 में, ठीक है। और 81 में क्या आएगी? 81 में लोकसभा आएगी, ठीक है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है। बोला था ना यहाँ पे आएगा 80 में क्या आएगा? 80 में राज्यसभा आएगा, ठीक है। 81 में क्या आएगा? लोकसभा। ये सारे अनुच्छेद याद रखना, पूछता है ये मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति आप सभी जानते हैं किसमें निहित हो जाएगी, राष्ट्रपति के अंदर जो है निहित होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 फर्स्ट में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि संवैधानिक प्रावधान संघ केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। नाम मात्र का प्रमुख भारत में संसदीय व्यवस्था है, इसीलिए राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख है। सभी सरकारी काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, जो कि सरकार करती है, केंद्र करती है, सेंटर में बैठे जो है लोकसभा में आई सत्ता वाली जो है पार्टी कर रही होती है मेरे भाई, ठीक है। वास्तविक शक्ति आप सभी जानते हैं 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये सभी आपको पता भी होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 में बोल रहा है केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अभी बात करके आए, राष्ट्रपति जो है केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है अनुच्छेद 53 के तहत। इसको बैठ के आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये ठीक है, अनुच्छेद 53 के तहत। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है राष्ट्रपति पद हेतु कौन सी अहर्ता योग्यता आवश्यक है भाई, और आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, ठीक है। नॉट एलिजिबल पूछा गया, मतलब जो राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं होती है ना, कौन सी आवश्यक नहीं है। न्यूनतम 35 वर्ष आयु, भाई ये तो जो है आवश्यक है। इतने इससे कम आयु का जो बंदा होगा वो तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। लोकसभा सदस्य की योग्यता, ये भी सही बात है भाई, ठीक है। राज्यसभा सदस्य की योग्यता ये जो है आवश्यक नहीं है। लाभ का पद न धारण करना, ये भी भाई जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा सदस्य की योग्यता जो है ये आवश्यक नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो राष्ट्रपति पद हेतु कौन सी अहर्ता योग्यता जो है आवश्यक नहीं है, तो राज्यसभा सदस्य की योग्यता जो है ये आवश्यक नहीं है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। भारत का नागरिक होना चाहिए, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी हो चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो है, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। वह संघ सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर भी ये सही है कि भाई किसी पद पर नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज देख लेना आप यहां पर जो, अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया क्या, चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 को भी देख लेते हैं। 16 में बोला गया राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो ये तो क्या था, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन यहां पे क्या पूछ रहा है, अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए। क्या 65 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए, मतलब कि 65 वर्ष की आयु के बाद जो है राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या 70 वर्ष आयु अधिकतम होनी चाहिए, क्या 75 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए, या फिर कोई सीमा नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कोई नहीं होनी चाहिए, बस 35 वर्ष से अगर आपकी आयु ज्यादा है तो आप लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव, चाहे आपकी एज 70 हो, 80 हो, 90 हो, 100 हो, कोई भी हो, जो आप जो है चुनाव लड़ सकते हो। यहां पे पूरी डिटेल से लिख दिया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो है आज का वीडियो सेशन खत्म होता है। लेक्चर नंबर 52 को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। बस अपनी तैयारी ऐसे ही कंसिस्टेंसी बनाकर करते रहो मेरे भाई, ठीक है। और ज़्यादा मत सोचना इस बारे में कि भाई मेरा पीएमटी लिस्ट में नाम नहीं आया है। देखिए एक बार दुख जरूर होता है, आपकी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। जिस दर्द को अभी आप फील कर रहे हो ना, उस दर्द से मैं भी गुजर चुका हूँ मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। और थोड़ा देर दर्द होगा, देखिए ये तो कॉमन सी बात है, क्योंकि आपको जो दर्द होता है ना, इसका मतलब पता है क्या है, आप इंसान है, आप कोई रोबोटिक्स नहीं है मेरे भाई कि आपको दर्द ना हो मेरे भाई, ठीक है। आपको फील होता है, आपको दर्द होता है, आपको गुस्सा आता है, इसका मतलब है आप एक इंसान है मेरे भाई। आई बात समझे, ह्यूमन नेचर है, आपको दर्द होगा, तकलीफ होगा, सीधी सी बात है, थोड़ी देर होगा, लेकिन आज थोड़ी देर के बाद आप दोबारा काम पे लग जाना। कंसिस्टेंसी जरूरी है मेरे भाई, गैप नहीं छोड़ना है मेरे भाई, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी 2026 के एग्जाम के लिए सिर्फ यहाँ आपको गाइड नहीं कर रहा, मैं 2029 का विजन लेके चल रहा हूँ। मेरा यही मानना है कि भाई अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ ना 2026 में, तो यहाँ पे जरूर हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब यहाँ से आप कंटिन्यू चले आएंगे 2029 तक, तभी जो है आपका सिलेक्शन होगा। बीच में आपको गैप नहीं मारना है मेरे भाई, आई बात समझ में। तो बस कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और आपके ही अच्छे कमेंट से जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे जो है एनर्जी मिलती है, और यही मैं ताकत मिलती है मुझे अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मेरे भाई, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है मेरे भाई। ये सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत सारी लिस्ट आनी बाकी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, किसी ना किसी लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बस आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, और पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से जाके जो है आपको सारी पीडीएफ जो है मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।